प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खंड का भी किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली के दौरान 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 7 परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती बनाई गई फर्जी वेबसाइट को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किया बंद। इस मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुई सीडीएस की परीक्षा में जींद के अहरिका गांव के नवीन ने देश भर में दूसरा स्थान किया हासिल। परिजनों ने बेटे की उपलब्धि पर जताया गर्व। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंग और 943 पुल हैं। प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खंड का भी शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें एक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक और दूसरी श्रीनगर से कटरा के लिए होगी। कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत रेलगाड़ियों की नियमित सेवा कल से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनसे अंतिम छोर तक संपर्क और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कटरा में 350 करोड़ रुपए की लागत से श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान की भी आधारशिला रखी। यह रियासी जिले में पहला चिकित्सा महाविद्यालय होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। हमारे कार्यकाल में इस परियोजना ने गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, साथ ही ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसे पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा चुनौती को चुनौती देने का रास्ता चुना। पीएम मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज कश्मीर की घाटी भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब नदी के ऊपर बने पुल पर सैर की और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर गर्व से तिरंगा लहराया। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। इसका इरादा भारत में दंगे कराने का था और कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था। इसलिए पाकिस्तान ने पर्यटकों पर हमला किया, लेकिन हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था।
उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को हरियाणा में व्यापक स्तर पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे साइक्लोथॉन अभियान से संबंधित एक बुकलेट भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की नॉनस्टॉप भाजपा सरकार प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरकार के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में इस अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल अनाज मंडी में आयोजित धन्यवाद रैली जिले के विकास के 40 करोड़ 39 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री गौरव गौतम व राजेश नागर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पलवल की मिट्टी में मेहनत, वीरता और संस्कार शामिल हैं। यहाँ की संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम एकता की अमिट छाप दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में पलवल जिले का विकास धीमी गति से होता था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद पलवल जिले में 1270 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में अभूतपूर्व बदलाव आया है। मोदी सरकार ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमें 11 वर्षों के अंदर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा देने के आदरणीय मोदी जी ने ऐसा सुरक्षित भारत ये पिछले 11 वर्षों में देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35A को समाप्त करने की बात हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के निर्माण की बात हो। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के समय में किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिया गया। आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आकर के किसी घटना को अंजाम देने का कार्य किया। नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। राहुल वाला ने जिसकी निंदा की जाए ऐसा बयान यहाँ पर दिया है, ये निंदनीय है कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं, एक रेस वाला होता है, एक बरात वाला होता है, एक लंगड़ा होता है। ये राहुल बाबा इस प्रकार की स्टेटमेंट यहाँ दे करके गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस को और राहुल बाबा को देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता और पुलिस उपायुक्त अपराध अमित दहिया व हरियाणा कर्मचारी आयोग के सचिव नवीन ने संयुक्त रूप से पंचकुला स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में पत्रकार वार्ता में आधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती बनाई गई वेबसाइट को लेकर बताया कि इस पर छात्राओं का पंजीकरण करवाकर पैसे लिए जा रहे थे। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी वेबसाइट को बंद कर दिया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इनमें से 3 लोग गोरखपुर, एक फतेहाबाद व एक कुरुक्षेत्र से है। उन्होंने कहा कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जो 14
लाख की ठगी की गई, उसमें इस वेबसाइट से ये पता चलता है कि इन लोगों ने वेबसाइट पर विजिट किया है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग रोजाना इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। उन्होंने बताया कि केवल 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल 22,000 रुपए ही अभ्यर्थियों ने पंजीकरण फीस के रूप में जमा करवाए हैं। इस बारे में पुलिस की जांच चल रही है। प्राथमिकता थी कि जो फर्जी वेबसाइट चल रही है उनको हम टेक डाउन करें, उनको हटवाएं नेट से, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हो। और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाते हुए फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और इन्हीं सर्कल्स में ये इंफॉर्मेशन चल रही थी कि करीबन 14 लाख रुपए की ठगी की गई है इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से। ये जो 14 लाख का फिगर है, ये वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने सर्च किया या फिर विजिटर काउंट, ये दिखाया जा रहा है और इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग असल में इस वेबसाइट को एक्सेस करें। सिर्फ 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल मिला के करीबन 22,000 रुपए उन्होंने एज रजिस्ट्रेशन फीस दी है। तो हमारी अभी जांच चल रही है। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया कि फर्जी वेबसाइट की सूचना सोशल मीडिया से प्राप्त होते ही आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी समय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही हमें इस बारे में सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह स्वयं अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया के माध्यम से फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी आते ही हमारे कमीशन ने एक्शन लिया और हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस ठगी में सम्मिलित। हमारी अपनी बैक एंड पर टीम है जो सोशल मीडिया पर हमारे चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह जी सब अभ्यर्थियों को बार बार कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के टच में थे। वहां से हमें जानकारी आई और हमने ये एक्शन लिया। जींद में अहरिका गांव के नवीन ने संघ लोक सेवा आयोग की सीडीएस की परीक्षा में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनके लेफ्टिनेंट बनने के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी है। एक्स पर सीएम अपने संदेश में कहा कि नवीन ने सीडीएस परीक्षा में देश भर में दूसरा रैंक हासिल कर हरियाणा का मान बढ़ाया है। अब वे भारतीय सेना में राष्ट्र सेवा का गौरवपूर्ण दायित्व निभाएंगे। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है। नवीन ने बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा तक गांव में ही पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री की। 2021 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मेरा पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में सफलता हासिल कर गांव और जिले का नाम रोशन करने में मुझे सफलता मिली है। नवीन ने कहा कि शेड्यूल बनाकर उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की। मैंने सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम दिए हैं, जिनका परिणाम आना बाकी है। के बाद सीडीएस की परीक्षा में मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आया है, जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए होती है। तो शुरू से ही जुनून था कि कुछ करके दिखाना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है। माँ बाप की डांट भी थी कि जब बोलते थे कुछ काम नहीं करता था कि क्या तू डीसी लगा हुआ है, लेफ्टिनेंट लगा हुआ है, तो ऐसे ताने मिलते थे। तो तब ये था कि कुछ बन के दिखाएंगे। तो आरंभिक जो मेरी शिक्षा थी, सारी स्कूली शिक्षा मेरे गांव के ही आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। प्रेरणा तो वहीं से मिली थी, माँ बाप से ही मिली थी कि कुछ करना है बड़ा। फिर जब बाहर गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा जुनून मिला था। तो अच्छे से मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, शेड्यूल बना के, अच्छे से खुद डिसिप्लिन रह के, बहुत मेहनत करके। वहीं नवीन की माता सुनीता देवी ने खुशी जताते हुए कहा कि अक्सर नवीन घर के कामों में हाथ नहीं बटाता था। मैं उसको डांट कर कहती थी कि घर का काम नहीं करेगा तो क्या लेफ्टिनेंट बनेगा, लेकिन वह आज सच में लेफ्टिनेंट बन गया है। वहीं नवीन के पिता दलवीर बैंक कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि हमें विश्वास था कि नवीन जरूर इस बार परीक्षा में सफलता हासिल करेगा। हमें उसकी उपलब्धि पर गर्व है। मैंने बहुत खुशी हुई है कि मेरा बेटा आज हर लेफ्टिनेंट के पद पर दूसरा ऑल इंडिया रैंक आया।
थोड़ा बहुत मैंने डांटा था एक बार उसको 8वीं क्लास से कि तो के लेफ्टिनेंट लग रहा है, तो घर का काम किया करता, उस वजह से इसने एक काम नहीं किया करता। तो आने के बाद मैंने खेत से आकर इसको डांटा, इसकी दादी ने भी डांटा था, तो दादी बोली कि इसने काम नहीं किया। आज मैंने फटकार लगाई कि इसके पापा ने भी डांटा, तो ये इस वजह से बोला था मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगा। इससे करने से इसको बहुत जुनून पैदा होया। देश का भी, गांव का भी कर दिया और देश का भी कर दिया, पूरा प्रदेश का भी कर दिया। अब तो ये पहले तो मेरा ही बच्चा था, अब ये गांव का बच्चा गया, पूरे प्रदेश का हो गया, देश का। उसे ये एम था बच्चे का कि मैं कुछ बनूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। उसी को टारगेट को लेकर चलते हुए बच्चे को ये अचीवमेंट प्राप्त किया। चौथी वो सैलरी सी मिलती थी जो जिनको देश का, तो मैंने का खर्चा चला दिया मैं। चंडीगढ़ में आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया। इसमें चंडीगढ़ और लद्दाख के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पावर में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, सभी घरों में सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पावर फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है और 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगाए जाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। बैठक में लाइन लॉस कम करने पर चर्चा की गई। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी से प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा और दूसरे देशों को भी भविष्य में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कि हम आने वाले 2025 अगस्त तक पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की संभावना है कि ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट वही एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी ज़्यादा दे सकें, इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बनाने की शुरुआत हमने कही है। हर प्रदेश में एक दो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाएं, ताकि अगले वर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बन सके। देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज पंचकुला में अंतर्राज्यीय टीबी समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश सहित पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के राज्य टीबी अधिकारियों ने भाग लिया। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं टीबी के निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक छोटी यूनिट की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि टीबी से बचाव के लिए निरंतर इलाज की जरूरत है। इसी उद्देश्य से अन्य राज्यों व जिलों में समन्वय स्थापित करने के लिए ये बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा पंचायत, स्थानीय निकाय, शिक्षा, परिवहन, श्रम सहित सभी विभागों तथा पूरे समाज के सहयोग से ही हम टीबी उन्मुक्त हरियाणा बना सकते हैं। हरियाणा में 100 दिनों के कैंपेन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया हुआ है, जिसका ध्येय मरीज के घर तक पहुंचकर उसका इलाज करना है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने स्वस्थ लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में क्षय मित्र बने तथा देश व प्रदेश को टीबी मुक्त करने में सहयोग दें। उद्देश्य ये है कि हर मरीज तक स्वास्थ्य विभाग जाए, घर पे एट डोर स्टेप फैसिलिटी दे पाए, डोर पे जाकर फैसिलिटी देना और उनकी टेस्टिंग वहीं पे करवाना। तो एक हमारा कैंपेन चल रहा है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, उससे पहले 100 डेज कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन के अंदर लगातार ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, नगर परिषद, नगर पालिका, इस स्तर पे जाके कार्यक्रम किए गए जागरूकता के लिए, और वहीं पे उनके इवन एक्सरे भी उसी कैंप में जाके किए जा रहे, पोर्टेबल एक्सरे मशीन के माध्यम से। इसी प्रकार से उनकी सैंपलिंग भी वहीं की गई, और जो मरीज जिसको पता नहीं था उसकी बीमारी है, उसको अगर उसके घर के आसपास कैंप लगेगा तो चांसेस हैं कि वो अपना इलाज कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए सामने आएंगे। कि आप टीबी मित्र बने,
टीबी को हराने के लिए ये लड़ाई, ये युद्ध जारी है। आप इस लड़ाई और इस युद्ध का हिस्सा बनकर अब टीबी को हराने में अपना साथ निभाएं, योगदान दें, टीबी मित्र बने और टीबी को हराने में आप एक विनर के तौर पे सामने आए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कल रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर लोकसभा स्तरीय संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में शिरकत की। इस पर केंद्र सरकार के पिछले 11 साल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में नए भारत का निर्माण हुआ है। अब भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र है और समृद्ध देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के संदर्भ में कहा कि जो पार्टी अपने जिलाध्यक्ष तो दूर की बात प्रदेश अध्यक्ष न बना पाए, उस पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां, ऐसे भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण करना, जिस भारत में शक्ति संपन्न है, जो भारत गरीबी के पंजों से निकल के एक समृद्ध देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा भारत, जिस भारत को दुनिया में कोई पूछता नहीं था, उस भारत को आज दुनिया स्वीकार करने लग गई है। दल अपने जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, अपने प्रदेश अध्यक्ष ना बना पाया, और जिसके ने अपने संगठन में वो इतने उलझ गए हैं कि एक प्रदेश के 4-4 अध्यक्ष बनाने पड़ जाए। उनको लोग भी असमंजस में, इनके नेता असमंजस में, कौन सा अध्यक्ष है पार्टी का, कौन सा नहीं है। उधर जननायक जनता पार्टी 15 जून से 31 जुलाई तक प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र से 5000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यह निर्णय कल रोहतक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की अध्यक्षता में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी व अध्यक्ष तथा विधानसभा प्रभारी व अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी ने 2029 के चुनावों के मद्देनजर अभी से अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने की नींव रख दी है। इसके अलावा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आंधी तूफान से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने संगठन नहीं बना पाने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जून से लेकर 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को मजबूती से कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे पार्टी के अंदर नए सदस्यों को जोड़ा जाए। हम ये मांग करते, जैसे बाढ़ के समय पर हमने 7,000 रुपया एकड़ के हिसाब से फार्मर को स्पेशल पैकेज दिया था कि वो अपने नुकसान की भरपाई कर ले। मुख्यमंत्री फार्मर के लिए बयान तो दे चुके हैं कि हम पैकेज बनाएंगे। तुरंत प्रभाव से आर्थिक मदद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से मुख्यमंत्री करने का काम करे। कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, तो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकती, वो पार्टी नेतृत्व कैसे देगी विधानसभा में। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कल गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गुरुग्राम की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। विकास कार्यों प्रगति रिपोर्ट लेने के उपरांत उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के पुराने हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना एक दीर्घकालिक आवश्यकता रही है, जिससे लाखों नागरिकों को दैनिक यातायात में राहत मिलेगी। इस परियोजना के लिए सभी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं। इसके पश्चात बैठक में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना व गांव वजीराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन सभी परियोजनाओं
परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों को जनता के हित में शीघ्रता से पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम योजनाओं को जमीन पर उतारने में ईमानदारी, गति और पारदर्शिता बरतें। हरियाणा आयुष विभाग ने 21 जून को पूरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के भव्य रूप से आयोजित करने की घोषणा की है। इस वर्ष का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो लोगों में उत्साह और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह समारोह योग युक्त नशा मुक्त थीम पर केंद्रित है, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यसन मुक्त समाज बनाने के दोहरे उद्देश्यों को पुष्ट करता है। यह नारा सरकार के स्वस्थ, जागरूक और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के व्यापक दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। उन्होंने बताया कि अब तक हरियाणा के सभी जिलों से 70,000 से अधिक लोगों ने योग महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इस बार कार्यक्रम में सामूहिक योग सत्र, नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता अभियान और हरित योग वृक्षारोपण अभियान शामिल है, जो एक विशेष पहल है जो योग कार्यक्रमों के दौरान वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके शारीरिक स्वास्थ्य को पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिकों से सक्रिय रूप से भाग लेने और इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। इस कार्यक्रम के लिए इच्छुक प्रतिभागी पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट इंटरनेशनल योगा डे HRY.in पर या 9501131800 पर मिस्ड कॉल देकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाने के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल करनाल के ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ, जहां योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित ने प्रतिभागियों को योग का अभ्यास करवाया। उन्होंने बताया कि अष्टांग योग का पालन कर हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसी प्रकार जिला कारागार में आयोजित कार्यक्रम में कैदियों को भी योगाभ्यास करवाया गया। जिला कारागार में 31 मई से 21 जून तक विशेष योग शिविर लगाया जा रहा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हिसार पुलिस ने योग कार्यक्रम में योगा अभ्यास किया। इस योग शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली के लिए योग का महत्व समझाना है। पुलिस कर्मियों ने कहा कि योग करने से हमारा तन व मन स्वस्थ रहता है। योग के माध्यम से हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चौथे सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हर साल संसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बार जिले में 6,000 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। इन खेलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो, भारत का प्रदर्शन दुनिया में बेहतर लगातार कि आज चौथा सांसद खेल महोत्सव शुरू हुआ और लगातार उसमें पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ रही है। पहले 5,000 थी, 6,000 थी, पिछले साल, अब इस बार 6400 हो गई है। ये लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का रुझान खेलों के प्रति लगातार बढ़ रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़े, ये हमारा प्रयास है। वैसे भी इस बार गर्मी के मौसम में जब गर्मी पीक पर है, तब इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं उन तमाम खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अच्छी खेल भावना से अपना खेल का प्रदर्शन इसमें करें। वहीं राहुल गांधी के दौरे और कांग्रेस के संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय ही बताएगा कि उनके संगठन का क्या स्वरूप होगा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा का सत्र आगामी जुलाई में रखा गया है और सभी को अपनी बात कहने का भरपूर मौका मिलेगा। लोकतंत्र है, हर नेता को अपनी पार्टी के लिए दौरा करने का खूब दौरा करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उस दौरे का असर कितना होता है ये आगे लोकसभा तय कर दिया है जुलाई में, 21 जुलाई से 12 अगस्त तक सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।